सब ठीक तो है ना? रिया को दरवाजे पर देखते हुए अंजलि ने कहा। रिया इधर उधर देखती है और अंजलि से कहती है, दीदी, गौतम जीजू का ऑफिस के ममता के साथ भी अफेयर है। आप पहली रात ही जीजू के साथ सारी बात क्लियर करने के बाद ही फिजिकल होना सीक्रेट था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सही समय पर बता दूं। अंजलि रिया की बात पर भरोसा नहीं करती है और कहती है, तो कुछ भी सोचती है और कुछ भी बोलती है। अब इतनी रात में आई है तो चल यहीं रुक जा। वहीं दूसरी तरफ रिया को घर में ना पाकर उसकी माँ अंजलि को फोन लगाती है। अंजलि उन्हें वहां आने की खबर देती है। अंजलि की बात सुनकर वो भड़कते हुए कहती है, क्यों घुसने दिया तूने उसे अपने घर? अभी तो तेरा घर ठीक से बसा भी नहीं है। तू बस निकाल दे उसे अपने घर से बाहर। फोन पर माँ के अचानक से ऐसे बात करने पर अंजलि कुछ देर के लिए शून्य रह जाती है। फिर पूछती है, माँ क्या हुआ? लड़ाई हुई है क्या आप दोनों की? आप तो जानती हैं वो बचपन से ही जिद्दी है, हमेशा मन का करने वाली लड़की है, माफ कर दो उसे। माँ थोड़ा सा रुकती है फिर कहती है, जिस गलत रास्ते पर वो चल निकली है उसे मैं क्या तू भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। रात के टाइम तेरे घर जाने की क्या जरूरत थी उसे? क्यों खटखटाया उसने दरवाजा तेरा रात में? माँ गुस्से में लगातार बोलती रहती है। अंजलि को थोड़ी घबराहट होती है। आज माँ इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है वो बिल्कुल समझ नहीं पाती। फिर पूछती है, साफ साफ बोलो माँ, कहना क्या चाहती हो? क्या कहा है रिया ने तुमसे? महालक्ष्मी देवी हिचकिचाती है, संकोच करती है, लेकिन अंजलि के बार बार पूछने पर वो कहती है, वो उस घर में तेरे लिए नहीं आई है, गौतम के लिए आई है। अंजलि को ये बात थोड़ी मजाकिया लगती है और वो कहती है, गौतम के लिए क्यों? जूती चुराई के पैसे तो ले लिए ना उसने। महालक्ष्मी देवी तुरंत कहती है, अब वो तुझसे गौतम को चुराने आई है। अंजलि इतना सुनते ही अंदर तक हिल जाती है। उसके मांग भरे सर से अचानक से पसीना निकलने लगता है। डर से भरी आवाज में अंजलि पूछती है, मेरा घर तोड़ने? मेरी अपनी बहन? लेकिन क्यों माँ? इस बात को महालक्ष्मी देवी भी सह नहीं पाती और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहती है, बेटा, गुलाब के पौधे में फूल और कांटे दोनों लगते हैं। तू फूल बन गई और रिया कांटा। दुख सिर्फ ये है कि वो कांटा अपने ही फूल को चुभना चाहता है। महालक्ष्मी देवी रिया के सारे इरादों के बारे में अंजलि को बता देती है। अंजलि पीछे पलटकर रिया को देखती है। रिया अंजलि की सासू माँ के साथ मम्मी जी बोल के ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही है जैसे इस घर की बेटी बन गई हो। अंजलि फोन पर माँ से पूछती है, तो अब मैं क्या करूं माँ? महालक्ष्मी देवी की आवाज और भर आती है। वो कहती है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, इस बात का तो डर है मुझे। तू जितनी सीधी है वो उतनी ज्यादा तेज और चालाक है। याद रख, आज रात तक अगर उसे तू अपने घर से नहीं निकाल पाई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अंजलि का दिमाग हेलीकॉप्टर के पंखे से भी ज्यादा तेजी से घूम रहा था। माँ के द्वारा रिया के लिए कही बातों पर वो अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरी अपनी सगी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? लेकिन तभी अंजलि को याद आता है कि हाँ, रिया तो बचपन से ही ऐसी है। अंजलि की पसंद के कपड़े रिया रख लेती थी। पर्स, लिपस्टिक, पाउडर, जो भी अंजलि को पसंद आता रिया उससे छीन लेती थी। लेकिन अब वो मेरे पति गौतम को भी। तभी अंजलि की सासू माँ अंजलि को अपने पास बुलाकर कहती है, हमारे यहाँ नई बहू की एक रस्म होती है। ससुराल आने के दूसरे दिन नई बहू सबको अपने हाथ का खाना बना के खिलाती है। ये सुनते ही रिया फौरन खड़े होकर बोल पड़ती है, आपकी बहू इस टेस्ट के लिए तैयार है मम्मी जी। खाने के मामले में दीदी इज द बेस्ट। आलू पराठा, पनीर पराठा, खीर, गाजर का हलवा, मिठाई, चाहे जो बनवा लो, उंगली चाटते रह जाती है सब। दीदी चलो, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवाती हूँ। दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। किचन में खाना बनाना शुरू हो चुका था, लेकिन नजारा कुछ अलग ही था। नई बहू अंजलि को रिया ने गाजर चॉप करने के काम में लगा दिया और खुद गैस पर खीर बना रही है। खीर बनाते हुए रिया कहती है, दीदी तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यारा घर मिला। सास को देखा तुमने?
एकदम माँ की तरह बात करती है। अंजलि रिया की हाँ में हाँ मिलाती है और रिया आगे कहती है, काश मुझे ये घर मिल जाए। ये सुनते ही अंजलि का हाथ अचानक गाजर चॉप करता हुआ रुक जाता है। वो एक टक रिया को आश्चर्य से देखने लगती है। रिया तुरंत समझ जाती है और चालाकी से बात को घुमाते हुए कहती है, मेरा मतलब काश मुझे भी ऐसे ही घर मिल जाए। गाजर चॉप करने के बाद अंजलि जब गैस की तरफ हलवा बनाने के लिए बढ़ती है तो रिया तुरंत एक और काम अंजलि को सौंपते हुए कहती है, दीदी हलवा तो हो जाएगा, आप सब्जी के लिए ये प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब भी चॉप कर लो ना, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अंजलि जल्दी से वो सब भी चॉप करने लग जाती है, लेकिन इतनी देर में रिया हलवा भी खुद ही बनाना शुरू कर देती है। अंजलि को ये सब देखकर अजीब तो लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी रिया कहती है, देखना दीदी, ऐसा खाना बनेगा कि सब आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। किचन के कोने में खड़े होकर सब्जियां चॉप करते हुए अंजलि बोल पड़ती है, मेरी तारीफ? लेकिन खाना तो सारा तू बना रही है रिया। ये सुनते ही रिया एक पल के लिए ठहर जाती है। अंजलि को गैस के पास लाकर आती है और कहती है, खुशबू सुनो दीदी, कितनी बढ़िया आ रही है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी एग्जाम मैंने दी थी, लेकिन नंबर तो सारे तुम्हें ही मिलेंगे ना। झूठी हंसी के साथ रिया अंजलि को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि को मन ही मन ये बात चुभ गई है। खाना खाने के बाद गौतम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था यार तुमने आज। अंजलि किसी सोच में डूबी हुई है। गौतम अंजलि से पूछता है, कहाँ खो गई जाने मन। अंजलि का ध्यान टूटता है और वो कहती है, कहीं नहीं। गौतम रोमांटिकली अंजलि को पीछे से हक करते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ क्या सोच रही थी, बताऊं? यही कि आखिर हमारी गोल्डन नाइट कब बनेगी। अंजलि को शर्म आ जाती है। गौतम अंजलि के गाल पर किस करते हुए कहता है, कहो तो अभी गोल्डन डे मना लेते हैं, रात में गोल्डन नाइट मना लेंगे। अंजलि शर्माते हुए गौतम के होठों को अपने हाथों से चुप कर देती है। गौतम अंजलि के हाथों को कस के चूमता है, उसे अपने बगल में लेटा लेता है। अंजलि की सांसें बहुत जोर जोर से चलने लगती है। गौतम जेब में से कुछ निकालता है और कहता है, तुम जो सोच रही थी उसका जवाब ये है, हम अपनी गोल्डन नाइट अब हमारे हनीमून गोवा में मनाएंगे। चलो आज थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं बस। गौतम अंजलि को कंबल के अंदर लेकर जाता है और तभी धम्म करके कुछ गिरने की जोर से आवाज आती है। गौतम और अंजलि रोमांस छोड़कर भागते हैं तो देखते हैं रिया किचन में है। उससे बड़ा ग्लास का बाउल नीचे गिर गया है। रिया चेहरे पर मासूमियत उड़कर बोलती है, जीजू वो अब ऑफिस जाने वाले हैं तो सोचा आपको बॉटल में फ्रेश जूस बनाकर दे दूं, लेकिन ये बाउल मुझसे गिर गया, आई एम सॉरी। गौतम को रिया का एफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन अंजलि को ये उतनी ही ज्यादा रिया की गिरी हुई हरकत लगती है। रिया ग्लास उठाने जाती है और ग्लास का एक टुकड़ा उसके पैर में लग जाता है। वो जोर से चिल्लाती है। गौतम फौरन रिया को अपनी गोद में उठाता है। रिया की जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत मोमेंट था। वो पहली बार गौतम के इतनी ज्यादा नजदीक आ पाई थी। वो अपने दर्द को भूलकर दर्द की आड़ में ही गौतम को एकदम कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। सोफे पर बिठाने के लिए जब गौतम रिया को गोद से नीचे उतारने लगता है तो रिया दर्द का बहाना बना के गौतम को कुछ पल और अपने सीने से लगाए रखने का बहाना ढूंढ लेती है। गौतम जल्दी से फर्स्ट एड किट से रिया के पैर की चोट का पूरा ट्रीटमेंट करता है। अंजलि को रिया की ये हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और धीरे धीरे अब उसे अपनी माँ की सारी बातों पर पूरी तरह से विश्वास होने लगता है। वो रिया की गलत इरादों को समझ चुकी थी। अंजलि मन ही मन सोच लेती है कि कैसे भी उसे रिया को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना होगा। शाम के वक्त अंजलि रिया को चाय लाकर देती है और पैर के दर्द का हाल पूछती है। जवाब में रिया कहती है, दीदी जीजू का हाथ लगने के बाद भला दर्द ठहर सकता है बॉडी में। अंजलि को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर पूछती है, तो फिर क्या सोचा है तूने, कब जा रही है वापस? ये सुनते ही रिया की आंखों में एक अजीब सा गुस्से वाला रिएक्शन दिखाई पड़ता है। वो कहती है, ऐसा क्यों पूछा तुमने दीदी?
अंजलि जवाब देती है, अरे माँ घर पर अकेली है, बीमार रहती है, तो साथ रहेगी तो उनकी भी देखभाल हो जाएगी ना। रिया चाय का कप नीचे रखते हुए बोलती है, माँ का फोन आया था तुम्हारे पास? अंजलि कहती है, नहीं, मेरा मतलब है इस घर में अब तेरा कुछ काम नहीं है, सबकी केयर करने के लिए मैं हूँ यहाँ। रिया आंखें चढ़ाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब समझ आया, मैंने जीजाजी की थोड़ी सी केयर करके उनके लिए जूस बना दिया, वो बुरा लगा ना तुम्हें? फिर तो उन्हें खाना सर्व करके मेरे द्वारा खिलाना भी बुरा लगा होगा तुम्हें दीदी। अंजलि इन बातों को टालते हुए कहती है, फालतू बातें मत कर रिया। रिया अंजलि की एकदम नजदीक आकर आंखों में आंखें डालकर कहती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जीजू को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ, उन पर डोरे डाल रही हूँ? अंजलि रिया की बात सुन के दम रह जाती है। गुस्से में वो कहती है, अपनी घटिया जबान को चुप रख। तभी गौतम आता है। इतनी चिल्ला चोट देकर वो पूछता है, क्या चल रहा है ये? गौतम के पूछते ही रिया रोना शुरू कर देती है। गौतम शॉक होकर पूछता है, अरे रिया, रो क्यों रही हो? अंजलि क्या हुआ से? अंजलि बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस। अंजलि की बात को बीच में ही काटते हुए रिया रोते हुए बोल पड़ती है, क्या कुछ नहीं, बताओ ना आप अपनी घटिया सोच। जीजू, इन्हें लगता है मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। गौतम ये सुनते ही अंजलि को गुस्से में देखता है। अंजलि अपनी बहन की हरकत की वजह से बहुत एम्बैरेस फील कर रही है। रिया आगे कहती है, मैं तो आपको और दीदी को बताने ही वाली थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अमितेश। हमारे रिलेशन को 1 साल होने की खुशी में वो मुझे कहीं बाहर लेकर जा रहा है और वहां वो मुझे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। अमितेश का नाम सुनते ही अंजलि बोल पड़ती है, अमितेश? लेकिन तू तो बताती थी वो बहुत बुरा लड़का है, अभी तेरा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? रिया को दीदी के सवाल पर गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोलती है, दीदी, प्यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सवाल तुम तो मत पूछो, क्योंकि तुमने खुद ने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या समझ आएगा प्यार के बारे में? अंजलि गुस्से में रिया पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी गौतम अंजलि को चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो यार अंजलि, क्या इरिटेटिंग एंड एम्बैरेसिंग फील करा रही हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? बहन है वो तुम्हारी। अंजलि की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो चुकी थी। आज वो बिना किसी जुर्म के अपने पति की नजरों में गुनहगार बन गई। गौतम गुस्से में चला जाता है। रिया भी जाकर अपना बैग पैक करती है और घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौतम और अंजलि अपना हनीमून मनाने गोवा आ गए। अभी गुस्सा हो मुझसे? अंजलि ने गौतम को कॉफी देते हुए पूछा। गौतम ने कॉफी के मग की जगह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, नहीं, गोल्डन नाइट वाली रात में प्यार करने वाली चीज पे कोई गुस्सा कर सकता है भला? इतना बोलते बोलते कॉफी साइड में रखकर गौतम अंजलि को अपने साथ बिस्तर में लिटा लेता है। दोनों के बीच रोमांस एक बार फिर से परवान चढ़ता है। गौतम अंजलि को अपनी बाहों में कसकर हक करता है। उसके शरीर से एक के बाद एक कपड़ों को निकालकर फेंकना शुरू करता है और खुद अपना शर्ट भी खोलकर फेंकता है। दोनों कंबल में घुसने लगते हैं कि तभी गौतम देखता है अंजलि के फोन पर लगातार रिया का कॉल आ रहा है। गौतम पूछता है, 4 मिस्ड कॉल है रिया की, फोन उठाना चाहिए तुम्हें, क्या पता कोई मुसीबत में हो तो। अंजलि गौतम के साथ वाले इस मोमेंट को छोड़कर किसी और बात में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन बार बार फोन करने पर अंजलि फोन उठाती है और उधर से रिया की रोने की आवाज आती है। वो कहती है, दीदी, तुम ठीक कहती थी, अमितेश अच्छा लड़का नहीं है, मुझे हॉलीडे डेस्टिनेशन पर लाकर मुझे अकेला छोड़कर खुद भाग गया। अंजलि शॉक होकर पूछती है कहाँ तू? रिया घबराते हुए बोलती है, मेरे आसपास बहुत सारे नशा करने वाले लोग हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है और अमितेश मुझे गोवा में लाकर अकेला छोड़ दिया है। अंजलि आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है, तू गोवा में है? गौतम कंबल से निकलकर तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और बोलता है, हम भी गोवा में ही हैं, तुम घबराओ मत, अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। अंजलि रिया को लेकर काफी टेंशन करने लगती है कि सच में उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। थोड़ी देर में ही गौतम रिया को अपने होटल रूम में ले आता है।
अंजलि रिया की अच्छे से केयर करती है, उसे शांत करती है। गौतम नीचे होटल के रिसेप्शन पर बात करके आता है। अंजलि और रिया को बताता है कि एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ एक्स्ट्रा रूम नहीं मिलेगा, ये पूरा होटल बुक है। रिया कहती है, टेंशन मत लीजिए जीजू, मैं दीदी के साथ बेड पर सो जाऊंगी, आप सोफे पर सो जाना। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे को फिर से अधूरा प्यार, अधूरी प्यास वाली नजरों से देखते हैं और रिया आकर बेड पर सो जाती है, एक विलनिश स्माइल के साथ। क्या रिया अंजलि और गौतम की गोल्डन नाइट पूरी होने देगी? क्या रिया गौतम को अट्रैक्ट कर पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बहन के हनीमून पर एक ही रूम में एक ही बिस्तर पर सोकर हनीमून खराब करने का मजा ही कुछ और है। डिनर पर जाने के लिए तैयार होते हुए रिया खुद से बात करते हुए कहती है, गौतम ने आज अंजलि को सेक्सी सी ड्रेस पहनकर डिनर पर चलने को कहा है। और रिया जब ये सुन लेती है तो वो अंजलि से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी ड्रेस पहनकर डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। होटल पहुंचते ही जितने भी लड़के ड्रिंक कर रहे थे सब रिया को घूर कर देखते हैं। शॉर्ट स्कर्ट, ब्लैक हाई हील सैंडल, वेरी स्मॉल रेड टॉप। जितनी रिया कपड़ों से ढकी थी उससे ज्यादा उसका शरीर खुला था। शराबी लड़कों को वो बहुत हॉट लग रही थी। वहां मौजूद एक आदमी कहता है, यार क्या माल है, इससे तो पास जाकर छूने का मन कर रहा है। रिया भी उन लड़कों को आंखों से अलग अलग इशारे करके उकसाने का काम कर रही थी। और इस दौरान गौतम बार काउंटर पर ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था। उन लड़कों में से एक शराबी लड़का रिया की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर रिया का हाथ पकड़ लेता है। शराब के नशे में रिया को कई जगह छूता भी है। रिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और चिल्लाकर गौतम को बुलाती है। गौतम ड्रिंक का ऑर्डर छोड़कर उस आदमी को जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। अंजलि कहती है, गौतम हम अनजान शहर में हैं, ऐसे अनजान जगह पर किसी से लड़ना ठीक नहीं है, चलो छोड़ो हम चलते हैं यहाँ से। रिया अंजलि को रोकते हुए गुस्से में बोलती है, तुम मेरी बहन हो या दुश्मन? उसने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की और हम उसे छोड़ दें? इतना कहते कहते रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रिया के आंसू देखकर गौतम के अंदर का मैनहुड जाग जाता है। वो कहता है, रिया सही कह रही है, ऐसी गंदी हरकत करने वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतनी देर में गौतम के धक्के से गिरा आदमी उठ जाता है। हाथ में बोतल उठाकर गौतम को फेंक कर मारता है। गौतम नीचे झुककर खुद को बचा लेता है। उसके बाद उस आदमी के 2-3 दोस्त और आते हैं। सबके साथ गौतम की हाथापाई होती है। एक आदमी तो गौतम के दोनों पैर के बीच में जोर से लात मार देता है। गौतम तुरंत वहीं नीचे गिर जाता है और वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर अंजलि टेंशन में आ जाती है। वो रिया को फौरन कार लेकर आने को कहती है और गौतम को अपने कंधे का सहारा देकर कार तक लेकर आती है। गौतम की हालत देखकर अंजलि को रोना आ जाता है और रिया को अंजलि की हालत देखकर बहुत खुशी मिलती है। मन ही मन रिया कहती है, दीदी तुम्हारा तो हनीमून और रिलेशनशिप दोनों ही खत्म कर दूंगी मैं। हनीमून टाइम पूरा होते ही गौतम, अंजलि और रिया सब गोवा से वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर रिया अपनी माँ महालक्ष्मी देवी को देखकर शॉक हो जाती है। महालक्ष्मी देवी रिया को साइड में ले जाकर कहती है, रिया डायन भी एक घर छोड़ देती है, कम से कम अपनी बहन का घर तो छोड़ दे, चल अब मेरे साथ घर। रिया सार्कास्टिकली स्माइल करके कहती है, मैं अपने घर ही तो जा रही हूँ माँ, गौतम के साथ। महालक्ष्मी देवी गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर कहती है, मालूम होता चुड़ैल पैदा हुई है घर में तो इतना बड़ा ना होने देती तुझे। अंजलि और दामाद जी को अकेला छोड़ दे और घर चल अब। रिया भी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ अगर मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि पापा की मौत किस वजह से हुई थी। ये सुनते ही महालक्ष्मी देवी के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे वो रिया का हाथ छोड़ देती है। इस घटिया हरकत के बाद महालक्ष्मी देवी को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है, रिया अब गौतम को पाने की जिद में इतनी आगे निकल चुकी है कि उसके लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी गौतम और अंजलि लगेज का सामान लेकर आते हैं और माँ के पैर पड़ते हैं। अंजलि को देखकर महालक्ष्मी देवी को बहुत तरस आता है और रिया को देखकर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा।
ऑफिस में रिया और अंजलि दोनों एम्प्लॉय हैं और गौतम उनका बॉस है। ऑफिस में घर के रिश्तों को नहीं लाया जाता, इसलिए शादी के बाद भी ऑफिस में अंजलि बॉस न बनकर एम्प्लॉय ही है। आज एक बड़ी डील को लेकर मीटिंग चल रही है कि आखिर कैसे पेरिस वाले क्लाइंट को इम्प्रेस करके डील क्रैक की जाए। ऑफिस के अदर सारे एम्प्लॉयज जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तब अंजलि से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और वो बोलती है, मुझे लगता है क्लाइंट के सामने हमें पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर प्रेजेंट होना चाहिए। रिया अचानक बीच में हंस पड़ती है और कहती है, रिश्ता जोड़ने नहीं आ रहे हैं वो हमसे शादी का, बिजनेस डील करेंगे। रिया जब अंजलि का मजाक उड़ाती है तो बाकी लोग भी हंसते में रिया का साथ देते हैं और इसके बाद रिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि पेरिस वाला प्रोजेक्ट अगर कंपनी उसे हैंडल करने को देती है तो वो अपनी स्किल और स्मार्टनेस के दम पर 200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को कैसे कंपनी की झोली में लाकर डाल सकती है। वो लैपटॉप में बनाया अपना पूरा प्रोजेक्ट सबके साथ शेयर करती है और रिया की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस को देखकर सब क्लैप करते हैं। इस बात से अंजलि खुद को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती है। रिया ऑफिस के कंप्यूटर पर बैठकर काम करने लगती है। तभी वो देखती है डेस्कटॉप से पेरिस वाली डील के लिए बनाई गई रिसर्च फाइल मिसिंग है। रिया पियून से पूछती है, राजू भैया, कंप्यूटर पर लास्ट कौन बैठा था? पियून बताता है, सबसे लास्ट तो अंजलि मैम बैठी थी। इतना सुनते ही रिया पूरे ऑफिस में पेरिस वाली डील की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई है ये बोलकर माहौल बना देती है। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए कहती है, सब लोगों के पिछले 6 महीने की मेहनत है उस फाइल में। सब टेंशन में आ जाते हैं और अंजलि को ब्लेम करते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है, लास्ट में इस कंप्यूटर को तुमने यूज किया है अंजलि, तो फाइल भी जरूर तुमसे डिलीट हुई होगी। अंजलि कहती है, रिया कसम से मैंने कोई फाइल डिलीट नहीं की है। तब तक गौतम भी आ जाता है वहां। रिया गौतम के सामने अच्छी बनने के लिए कहती है, कोई बात नहीं, किसी से भी गलती हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कहीं से फाइल रिकवर कर सकूं तो। रिया कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है जो पिछले 2 दिन में कंप्यूटर में डिलीट की हुई सारी फाइल्स को कंप्यूटर में वापस लेकर आ सकता है। रिया उस रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस डिलीट की जा चुकी फाइल को फिर से कंप्यूटर में लेकर आ जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और रिया की तारीफ करते हैं। गौतम रिया से कहता है, रिया यू आर ब्रिलियंट। और अंजलि से कहता है, अंजलि इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंजलि कहती है, लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। गौतम बिना सुने चला जाता है और रिया मन में कहती है, बेचारी बोल तो सही रही है, इससे कोई गलती नहीं की सिवाय एक गलती के, गौतम से शादी करने की गलती। और उस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी दीदी। रिया घर में आकर लता देवी को ऑफिस का सारा किस्सा बताती है। लता देवी भी रिया पर बहुत प्राउड फील करती है और घर की एक कार की चाबी रिया को दे देती है। लो रिया, आज से ही तुम्हारी पर्सनल कार होगी। अंजलि लता देवी को उनकी दवाई और पानी लाकर देती है और लता देवी अंजलि से कहती है, अंजलि तुमसे ऑफिस के काम नहीं होते हैं तो बात नहीं, तुम घर के काम संभालो। अंजलि ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो ऑफिस में भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। अंजलि अपनी बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मम्मी जी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। लता देवी बीच में ही टोकते हुए बोलती है, मैं कल गौतम से बात करती हूँ, तुम्हें ऑफिस से लंबी छुट्टी मिल जाए। रिया के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि वाली हंसी खिल उठती है। अंजलि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम की तरफ जाती है और उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू टप टप करके गिरने लगते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। उसे अपनी जॉब से भी उतना ही प्यार है जितना अपने घर वालों से। अंजलि को आज बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, जैसे इस संसार में माँ के अलावा उसका कोई है ही नहीं जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। वो अपने आंसू पूछती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। अंजलि कहती है, माँ कैसी हो? माँ लक्ष्मी देवी कहती है, मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? अंजलि कुछ जवाब नहीं दे पाती है। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर माँ को एक के बाद एक रिया की सारी हरकतों के बारे में बताती है। कैसे उसने चालाकी से हनीमून पर आकर गौतम और उसके बीच पूरे हनीमून में कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद उसने ऑफिस में, घर में, हर जगह अंजलि के लिए
जितनी भी समस्याएं खड़ी की, वो सब बातें अंजलि ने माँ को बताई। फिर अंजलि कहती है, माँ, कैसे भी करके तुम रिया को घर बुला लो ना। ये सुनते ही महालक्ष्मी देवी को रिया की धमकी याद आ जाती है और वो अंजलि को किसी तरह का सेटिस्फेक्शन से भरा जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो खुद रिया की धमकी से डरी हुई है। बहाना बनाकर वो अंजलि का फोन काट देती है। माँ के रूप में अंजलि की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी मानो आज बुझ चुकी थी। रात में गौतम ऑफिस से घर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा चढ़ा हुआ है। अंजलि गौतम के लिए पानी लेकर आती है। गौतम पानी लेने से मना करता है। अंजलि कहती है, चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खाते हैं। गौतम इरिटेट होकर बोलता है, अरे नहीं खाना मुझे खाना वाना यार। पासी के कमरे में रिया इन सारी बातों को दीवार पर कान लगाकर गौर से सुन रही थी। गौतम का अंजलि पर चिल्लाना, गुस्सा होना उसे बहुत सुकून दे रहा था। अंजलि गौतम के नजदीक जाती है और थोड़ा डरते हुए पूछती है, क्या हुआ आपको? गौतम जवाब देता है, मेरा सर भारी हो रहा है। बार बार सवाल करके कौन बनेगा करोड़पति मत खेलो मेरे साथ प्लीज। गौतम इतना बोलकर बेड पर सोने चला जाता है। अंजलि वहां से उठकर चली जाती है और किचन से सरसों का तेल गरम करके लाती है। अंजलि गौतम को इतना प्यार करती है कि वो उसे एक पल के लिए भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। गौतम के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो उसके नजदीक जाकर बैठ जाती है और हल्के हाथों से उसका सर दबाती है। फिर गौतम के सर को अपनी गोद में रखकर सरसों के गरम तेल से उसके सर की मसाज करती है। गौतम को बहुत पीसफुल लगने लगता है और अंजलि को चिल्लाने की गलती का भी एहसास उसे जल्द ही हो जाता है। गौतम अंजलि को सॉरी और थैंक यू बोलता है। अंजलि नॉर्मल सी स्माइल करके वहां से जाने लगती है, लेकिन गौतम अंजलि को पकड़ के बिस्तर में अपने ऊपर खींच लेता है और तुरंत अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देता है। लेकिन आज इन होठों का मिलन काफी लंबा चलता है। जो मिलन अभी तक रिया ने नहीं होने दिया था, उसकी कसर भी ये मिलन आज पूरी कर लेता है। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे में पूरा डूब चुके थे। रिया अपने कमरे से गौतम और अंजलि के प्यार की आवाजें सुन सुन के इतना तो समझ चुकी है कि गौतम और अंजलि आज इंटीमेट हो चुके हैं। उनके बीच का रोमांस का सफर शुरू हो चुका है और ये सब सोचते हुए रिया के चेहरे पर टेंशन दिखाई देती है। रिया को अपना वो चैलेंज याद आता है जिसमें उसने मन ही मन सोचा था कि वो चाहे जो हो जाए, अंजलि और गौतम की सुहागरात नहीं होने देगी, उनके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी। पर तभी रिया को अंजलि और गौतम के रोमांस की और भी तेज आवाजें आना शुरू हो जाती है। लेकिन अब रिया के चेहरे पर टेंशन नहीं बल्कि एक इविल स्माइल दिखाई पड़ती है। वो गौतम और अंजलि की गोल्डन नाइट से अब बहुत खुश है। उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि सैड होने की जगह रिया खुश है? हारने के बाद भी रिया के चेहरे पर यह हंसी का आखिर क्या राज है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।